और देखिए एक बड़ी खबर है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में और देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर यहां पर लेबनान पर इजराइल ने हमला किया है। नाबाती में एयर स्ट्राइक की है इजराइल ने। तो जो सीज फायर था वो एक बार फिर से टूटता हुआ हिज़्ब ठिकानों पर इजराइल ने अटैक किया है लेबनान में, नाबाती में। लेबनान पर इजराइल का हमला। और समंदर से लेकर आसमान तक युद्ध की बारूदी रेखाएं खिंचती जा रही हैं। रेखाएं अपना आकार बढ़ाकर अब पूरी दुनिया को एक बहुत बड़े खतरे की तरफ धकेल रही हैं। एक तरफ जहां अरब सागर से लेकर कैस्पियन सागर तक बारूद की गंध आने लगी है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और रूस के बीच टकराव का अंदेशा बढ़ गया है। यूक्रेन ने ईरानी शिप पर हमला करके नए फ्रंट खोल दिया है। अब अगर ईरान ने अपनी लॉन्ग रेंज मिसाइलों से यूक्रेन पर काउंटर अटैक किया तो यह संघर्ष सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं रहेगा, बल्कि एशिया से लेकर यूरोप तक ऐसा चक्रव्यूह तैयार होगा जिसमें हर ताकतवर देश का फंसना तय। पहली घटना है रूस ईरान को हथियारों की सप्लाई कर रहा है। दूसरी घटना है जिसमें यूक्रेन ने ईरान और रूस के जहाज पर हमला किया। ईरान की तरफ से दावा किया गया है यूक्रेन ने यूएन चार्टर के आर्टिकल 2(4) का उल्लंघन किया है। इससे युद्ध का विस्तार होना तय। ईरान इसका बदला लेकर रहेगा। तो दुनिया में ऐसे समीकरण बन रहे हैं जिससे पूरी दुनिया में कई फ्रंट पर युद्ध आरंभ हो सकता है या फिर चल रहा है। आपको हम युद्ध का ऐसा चतुर्भुज दिखा रहे हैं जिसमें युद्ध के 4 फ्रंट हैं। ये चारों फ्रंट समंदर में। पहला फ्रंट कैस्पियन सागर में है जिसमें रूस और ईरान के शिप पर यूक्रेन ने हमला किया है। इसके बाद दूसरा फ्रंट काला सागर में है जहां रूस यूक्रेन के एक दूसरे पर हमले हो रहे हैं। तीसरा फ्रंट अरब सागर में है, खुला हुआ है, जहां पहले से ही अमेरिका और ईरान एक दूसरे से भिड़ रहे हैं। हालांकि 13 दिन बाद अमेरिका ने हमले रोक दिए जो कभी फिर शुरू हो सकते हैं, कभी भी। और चौथा फ्रंट है लाल सागर, जहां हूती और सऊदी अरब में टकराव बढ़ता जा रहा है। सऊदी अरब ने हूती के ठिकानों को खत्म करने के लिए यमन में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इन चारों फ्रंट के खुलने से आशंका है कहीं इसका विस्तार तीसरे विश्व युद्ध का आगाज ना कर दे। अगले हफ्ते ज़ेलेंस्की और ट्रंप की मुलाकात होनी है जिसमें हथियारों को लेकर बड़ा करार हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि यूक्रेन हथियार लेने के लिए ही आक्रामक हो रहा है। इसी वजह से कैस्पियन सागर में ईरान के जहाज पर हमले किए। ऐसी भी चर्चा है कि यूक्रेन ईरान के खिलाफ सीधे जंग में उतर सकता है जिससे अमेरिका की मदद की जा सके। इसके बदले में वो रूस के खिलाफ अमेरिका की खुलकर मदद चाहता है। और यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस ईरान में कई सीक्रेट करार हुए हैं जिससे ईरान पहले से कहीं ज्यादा हमले कर रहा है। ऐसा माना जा रहा है पहले करार में रूस ईरान में हथियारों की सप्लाई कर रहा है। दूसरे करार में रूस से सस्ते और हल्के कामिकाजी ड्रोन ईरान भेजे जा रहे हैं जिनसे ईरान अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर सटीक हमले कर रहा है। इसके अलावा ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में भी रूस सीक्रेटली मदद कर रहा है जिससे ईरान परमाणु बम बना सके। चौथे करार में रूस लगातार इंटेलिजेंस इनपुट ईरान को दे रहा है। इस वजह से ईरान अरब देशों और अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर तबाही मचा रहा है। पांचवें करार में रूस ईरान को सैटेलाइट डेटा दे रहा है जिससे वो अमेरिकी सैन्य ठिकानों की सही जानकारी लेकर हमले कर रहा है। ईरान से कीव की दूरी 2330 किलोमीटर है। अगर ईरान अपनी लॉन्ग रेंज वाली मिसाइलों से हमला करे तो 8 से 20 मिनट में हमला हो सकता है। तो अमेरिका हमले करता रहा और ईरान हर हमले का जवाब देता रहा। आखिरकार पिछले 2 दिनों से ट्रंप को ही बैकफुट पर जाना पड़ा है। अमेरिकी हमलों के रुकने के बाद से ईरान ने भी कोई प्रहार नहीं किया है। कहा जा रहा है कि अमेरिकी एयर डिफेंस की मिसाइलें खत्म होने वाली हैं और ऐसे में अरब में मौजूद अमेरिकी बेस की सुरक्षा करना मुश्किल हो जाएगा। ईरान ने युद्ध की शुरुआत से ही सस्ते ड्रोन से लगातार हमले करने की रणनीति बनाई थी, जिसका परिणाम यह हुआ कि अमेरिकी पेट्रियट मिसाइलों का इस्तेमाल बहुत अधिक करना पड़ा और चंद दिनों में मिसाइलों का स्टॉक बेहद कम हो गया। शुक्रवार को ईरान पर भारी हमले का प्लान था। इजराइल भी हमले में शामिल होने वाला था। अरब देशों से इजराइल तक हमले की तैयारी हो रही थी। ट्रंप के सामने मीटिंग में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस मौजूद थे। इसके अलावा जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ चेयरमैन जनरल डैन केन भी मौजूद थे। मीटिंग में अमेरिका के हथियारों के स्टॉक को लेकर चर्चा की गई और जिसमें सबसे अहम था पेट्रियट मिसाइलों की भारी खपत। इजरायली मीडिया का दावा है कतर और ओमान ने हमले रोकने के लिए दबाव डाला है। ओमान की टीम तेहरान दौरे पर गई जिससे ट्रंप को ईरान से बातचीत शुरू होने की उम्मीद है। अमेरिका के नुकसान का ब्यौरा सामने आया है।
ईरानी हमलों से 13 दिनों में अमेरिका को भारी नुकसान हुआ है। ईरान बेहद सस्ते ड्रोन से हमले करता रहा। कुवैत, बहरीन, जॉर्डन में लगातार हमले हुए। अमेरिकी पेट्रियट सस्ते ड्रोन को गिराने में नष्ट हुए। अमेरिका पिछले 13 दिनों से अपने तमाम बेसेस की सुरक्षा के लिए पेट्रियट मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा था। 13 दिनों की जंग के बाद अब कहा जा रहा है कि अमेरिकी सेना के पास करीब 900 से 1000 पेट्रियट मिसाइलें ही बची हैं। दूसरी तरफ अमेरिकी कंपनियां हर महीने सिर्फ 20 मिसाइलों का प्रोडक्शन कर रही हैं। अब अगर और हमले होते हैं तो ईरान फिर जवाबी प्रहार करेगा और बची खुची मिसाइलें भी खत्म हो जाएंगी। ऐसे में अमेरिका को अपने बेसेस की सुरक्षा की फिक्र है। ईरान के हमलों से भी अमेरिकी एयर डिफेंस को भारी नुकसान हुआ है। हमलों के दौरान अमेरिकी बेस पर 7 कमांड एंड कंट्रोल सेंटर नष्ट हो चुके हैं। इसके अलावा 6 पेट्रियट एयर डिफेंस रडार नष्ट हो चुके हैं। अमेरिका हमलों की वजह से 3 ईपीएस रडार सिस्टम गंवा चुका है। हमलों में 5 लॉन्ग रेंज रडार भी नष्ट हो गए। एक तरफ हथियारों की कमी है और दूसरी तरफ नुकसान की वजह से युद्ध का बढ़ता खर्च भी ट्रंप पर दबाव बना रहा है। हमलों के दौरान अमेरिका का एक F-15 विमान नष्ट हो गया। एक P-8 विमान भी नष्ट हो चुका है। ईरानी हमलों की वजह से C-17 कार्गो विमान जल गया। 8 हवा में तेल भरने वाले रिफ्यूलिंग विमान भी नष्ट हो गए। हमलों के दौरान 4 हेलीकॉप्टर भी नष्ट हो गए। ईरान ने खैबर शिकन मिसाइल का इस्तेमाल किया। खैबर शिकन को रोकने में अमेरिकी डिफेंस नाकाम रहा। विमानों के अलावा ईरान ने रडार्स को निशाना बनाया। ईरान ने विमानों के रैंप और हैंगर्स को निशाना बनाया। बहरीन में हेलीकॉप्टर मेंटेनेंस सेंटर को नष्ट किया गया। ईरान ने अमेरिकी बेस पर 12 तेल डिपो को नष्ट कर दिया। और ईरान की खैबर शिकन मिसाइल बेहद घातक है। मिसाइल की रेंज करीब 1450 किलोमीटर है। यह मिसाइल 19,500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करती है, इसलिए इसे इंटरसेप्ट करने में दिक्कत होती है। जहां यह मिसाइल गिरती है वहां 500 से 1500 किलो तक के विस्फोटक से भयानक धमाका होता है। सिर्फ 15 मिनट की तैयारी के बाद ईरान इस मिसाइल को लॉन्च कर सकता है। ईरान ने अर्श ड्रोन का अपग्रेडेड वर्जन तैयार कर लिया है। ड्रोन की रेंज 2000 किलोमीटर तक हो चुकी है। ड्रोन में 150 किलो तक विस्फोटक लोड हो सकता है। ईरान का यह ड्रोन हवा में MQ-9 को गिरा चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक ओमान से वार्ता की एक टीम तेहरान गई है। हॉर्मुज को लेकर ईरान ओमान से वार्ता हुई। ट्रंप को ईरान से फिर वार्ता शुरू होने की उम्मीद। क्या ईरान ने दुनिया की नजरों से बचकर अपना परमाणु खेल फिर शुरू कर दिया है? क्या नेतन्याहू के हाथ लगी सीक्रेट फाइल में वो राज छिपा है जो अरब में भड़के बारूद का भविष्य तय कर देगा? क्या नेतन्याहू ट्रंप के सामने वो सैटेलाइट तस्वीरें और दूसरे सबूत रखने वाले हैं जिनसे पता चलेगा कि पिकेक्स माउंटेन के नीचे आज भी ईरान का सबसे बड़ा एटमी ठिकाना महफूज है? वॉशिंगटन में ट्रंप के टेबल पर नेतन्याहू एक सीक्रेट फाइल रखेंगे और इसके साथ ही ईरान के खिलाफ सबसे बड़ी स्ट्राइक हो सकती है। नेतन्याहू की सीक्रेट फाइल में हो क्या सकता है और क्या मुश्तबा की एटमी साधना शुरू हो चुकी है? इन तमाम क्या का जवाब आपको अब दिखाता हूं इस रिपोर्ट में। इसी बीच ईरान की परमाणु गतिविधियों को लेकर नई उपग्रह तस्वीरों ने अमेरिका और इजराइल की चिंता और बढ़ा दी। फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका के हमलों में क्षतिग्रस्त हुई ईरान की परमाणु साइटों पर तेजी से पुनर्निर्माण का काम चल रहा है। तस्वीरों में कई परिसरों पर निर्माण, मरम्मत और नई गतिविधियां दिखाई देने का दावा किया गया। और अब ईरान का वो न्यूक्लियर नेटवर्क देखिए जिसकी नई सैटेलाइट तस्वीरें और खुफिया रिपोर्टें नेतन्याहू से लेकर ट्रंप तक को परेशान कर रही हैं। सबसे पहले पिकेक्स माउंटेन, यह ईरान का सबसे सुरक्षित भूमिगत परिसर माना जाता है। दावा है कि इसकी सुरंगें इतनी गहरी हैं कि सतह पर हमला होने के बाद भी अंदर का ढांचा सुरक्षित रह सकता है। इसके बाद नंबर आता है नतांज का, ईरान का सबसे बड़ा यूरेनियम संवर्धन केंद्र। दावा है कि यहां बड़ी संख्या में सेंट्रीफ्यूज लगाए गए। फिर फोर्दो, पहाड़ के भीतर बना भूमिगत परमाणु परिसर, इसे ईरान के सबसे सुरक्षित परमाणु ठिकानों में गिना जाता है। और अब देखिए इस्फहान, ईरान के परमाणु अनुसंधान का प्रमुख केंद्र। परमाणु कार्यक्रम की कई अहम प्रक्रियाएं यहीं पूरी होती रही हैं। अराक में ईरान का हैवी वाटर रिएक्टर है और बुशहर में ईरान का सबसे बड़ा परमाणु बिजली संयंत्र। नेतन्याहू को ईरान के इन्हीं परमाणु ठिकानों को लेकर कुछ बेहद खुफिया जानकारी मिली है जिन्हें वो ट्रंप के सामने रखने वाले हैं। अमेरिका के पूर्व रक्षा मंत्री मार्क एस्पर ने चेतावनी दी है कि तेहरान मिसाइल और कामिकाजी ड्रोन कार्यक्रमों समेत अपनी सैन्य क्षमताओं को तेजी से दोबारा मजबूत कर रहा है। मार्क एस्पर का कहना है कि ईरान भविष्य की किसी भी बातचीत में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए सैन्य ताकत बहुत तेजी से बढ़ा रहा है। उन्होंने ट्रंप सरकार को सलाह दी है कि ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध और कड़े किए जाएं।
ताकि वह अपनी सैन्य बढ़त हासिल न कर सके। सबसे पहले पार्चन का तालेकान 2 परिसर। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चल रहा है कि यहाँ मरम्मत का काम तेजी से चल रहा है। बंकर बस्टर बमों से हुए गड्ढों को ढकने की कोशिश हो रही। यहाँ तेजी से चल रहे निर्माण कार्य के साफ साफ संकेत दिख रहे हैं। अब देखिए पार्चन की एक क्लोज सैटेलाइट तस्वीर। यहाँ कंक्रीट मिक्सर और दूसरी मशीनें दिखाई दे रही। विशेषज्ञों का मानना है कि इनका इस्तेमाल बमबारी से हुए नुकसान की मरम्मत और गड्ढों को स्थायी रूप से बंद करने के लिए किया जा सकता है। और अब पिकैक्स माउंटेन, यह ईरान का सबसे संवेदनशील भूमिगत परमाणु परिसर माना जाता है। सैटेलाइट तस्वीरों में सुरंगों के प्रवेश द्वार पर वाहनों की आवाजाही दर्ज हुई। और अब सवाल यह कि अगर अमेरिकी सैटेलाइट लगातार निगरानी कर रही थी तो फिर ये गतिविधियां कैसे होती रही। ईरान ने अमेरिका के सैटेलाइट को धोखा देने के लिए मैश स्क्रीन यानी एक जालीदार कवच का इस्तेमाल किया। हर गतिविधि बहुत सावधानी से इस मैश स्क्रीन के नीचे या सुरंगों के अंदर ही की गई और सैटेलाइट सुरंगों के अंदर नहीं देख पाए। सैटेलाइट को मैश भारी मशीनरी की वजह से सीमित संख्या में वाहनों की आवाजाही दिखाई दी सैटेलाइट्स को, ताकि गतिविधियां ज्यादा ध्यान न खींचे और हमले के बाद बने गड्ढों को तेजी से भरने और मरम्मत का काम करने के लिए खास तरह से पहले से तैयार कंक्रीट का इस्तेमाल किया, जो बहुत तेजी से पक्का हो जाता है। पिकैक्स माउंटेन जैसे पहाड़ी इलाकों में बने भूमिगत परिसर स्वाभाविक रूप से अतिरिक्त सुरक्षा और आड़ देते हैं। ईरान ने सुरंगों के प्रवेश द्वारों पर बहुत कम और बहुत सावधानी से काम किया, जिससे सैटेलाइट को ज्यादा सबूत नहीं मिले। ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति समिति के सदस्य अहमद बख्शायेश अर्देस्तानी ने दावा किया है कि वॉशिंगटन एक बहुत बड़ा माइंड गेम खेल रहा है। अर्देस्तानी का दावा है कि अमेरिका हॉर्मुज़ स्ट्रेट और पिकैक्स माउंटेन जैसे मुद्दों को जानबूझकर उछाल रहा है ताकि ईरान का ध्यान दूसरी तरफ लगा रहे। उनका कहना है कि इजराइल और अमेरिका का असली निशाना ईरान के बड़े राजनीतिक और सैन्य नेता हैं। और ब्रिटेन और ईरान के बीच तनाव आखिरी चरण में पहुंच चुका है। ईरान ने ब्रिटेन को धमकी दी है कि अगर उसने हमलों में अमेरिका का साथ दिया तो अरब देशों की तरह लंदन भी दहलेगा और ब्रिटेन को तबाह करने के लिए उसे अपनी मिसाइलों का इस्तेमाल भी नहीं करना पड़ेगा। अब ब्रिटिश मीडिया की रिपोर्ट है ईरान ब्रिटेन से प्रतिशोध लेने की तैयारी भी शुरू कर चुका है, जिसके लिए IRGC ने एक सीक्रेट मिशन लॉन्च किया है। इस मिशन का कोड है 700। सवाल है IRGC का प्लान क्या है और कैसे बिना ब्रिटेन पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे ईरान तबाही मचा सकता है। आइए दिखाता हूं आपको। इस भय का कारण ईरान से आती धमकियां। ईरान ने चेतावनी दी है ब्रिटेन ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य अभियान में मदद जारी रखता है तो ब्रिटेन ईरान का प्राइमरी टारगेट बन जाएगा। ईरान को ब्रिटेन पर मिसाइलें दागने की जरूरत नहीं। लंदन में ईरानी एजेंट पहले से मौजूद है, उन्हें सिर्फ ईरान के आदेश का इंतजार। ईरानी एजेंट लंदन में अहम टारगेट्स को निशाना बना सकते हैं। ब्रिटेन में ईरान से जुड़े ऐसे गुट और जासूस मौजूद हैं जो जरूरत पड़ने पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री के आवास 10 डाउनिंग स्ट्रीट को भी टारगेट कर सकते हैं। ईरान ब्रिटेन में बड़े सैबटाश हमले की तैयारी में है, जिसके लिए ईरान ब्रिटेन में सीक्रेट एजेंट भेज रहा है। इसका जिम्मा कुद्स फोर्स की यूनिट 700 को सौंपा गया। ब्रिटेन ने इस यूनिट पर साल 2024 में प्रतिबंध लगाया था। यह यूनिट हथियार, पैसे और लॉजिस्टिक्स सप्लाई के लिए जानी जाती है। एजेंट ब्रिटेन पहुंचने के लिए प्रवासी नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। रिपोर्ट में दावा है कि यूरोप में प्रवासियों को भेजने वाले कई नेटवर्क और रास्तों पर ईरान का नियंत्रण है। फॉक्सट्रॉट गैंग से ईरानी IRGC के मजबूत रिश्ते हैं, जिसकी वजह है इस गैंग का सरगना रावा माजिद उर्फ कुर्दिश फॉक्स। रावा माजिद ईरानी कुर्द मूल का है और उसका ईरान के प्रति झुकाव। यह गैंग अपने सभी ऑपरेशन स्वीडन से अंजाम देता है, लेकिन इसका नेटवर्क नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, बेल्जियम और ब्रिटेन तक फैला है। दावा है कि गैंग के टॉप सदस्य सीधे IRGC अधिकारियों के संपर्क में रहते हैं, ईरानी जासूसों की मदद करते हैं। फॉक्सट्रॉट गैंग स्वीडन और यूरोप के बाकी देशों में ड्रग तस्करी और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग में शामिल। ईरान जिंदाश्ती नेटवर्क का भी इस्तेमाल कर सकता है। इसका सरगना नाजी इब्राहिम जिंदाश्ती है, जो ईरान में बैठकर ब्रिटेन और यूरोप में ड्रग तस्कर और कॉन्ट्रैक्ट किलर के नेटवर्क को चलाता है। अमेरिका और ब्रिटेन ने इस नेटवर्क पर प्रतिबंध लगाए हुए हैं। और हूती के हमलों के बाद दहशत बढ़ गई है। तो यूक्रेन के ड्रोनों ने 2000 किलोमीटर दूर साइबेरिया के शहरों तक जाकर जो आग लगाई है, उसकी लपटों ने रूस की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है।
एक तरफ रूस का तेल उत्पादन लगातार गिर रहा है, तो दूसरी तरफ तंगहाली ऐसी आई है कि क्रेमलिन को अपने स्पेस और रोबोटिक्स जैसे ड्रीम प्रोजेक्ट्स का फंड पूरी तरह खत्म करके सिर्फ ड्रोन बनाने में झोंकना पड़ रहा है। मोर्चे पर हर दिन मारे जा रहे हजारों रूसी सिपाहियों की भारी कमी को पूरा करने के लिए अब पुतिन उत्तर कोरिया से 30,000 और सैनिक मंगा रहे हैं। इन हमलों से रूस के सामने आर्थिक दबाव भी बढ़ता जा रहा है। पुतिन ने रूस की 8 प्रमुख प्रौद्योगिकी परियोजनाओं के बजट में 37.8% की कटौती कर दी है। सबसे बड़ा झटका अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कार्यक्रम को लगा, जिसकी फंडिंग पूरी तरह रोक दी गई। रोबोटिक्स और ऑटोमेशन से जुड़ी परियोजनाओं के बजट में भी भारी कटौती की गई है। रूस में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी जरूरी बजट को भी कम करना पड़ा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का दावा है कि रूस में जितने नए सैनिक भर्ती हो रहे हैं, उससे ज्यादा सैनिक युद्ध में हताहत हो रहे हैं। ज़ेलेंस्की के मुताबिक 2026 में अब तक रूस ने करीब 2,21,000 सैनिक भर्ती किए, जबकि लगभग 2,25,500 सैनिक हताहत हुए। इनमें करीब 1,31,000 सैनिकों की मौत और लगभग 93,000 घायल होने का दावा किया गया है। और यमन के रेगिस्तानों से लेकर सऊदी अरब के आसमान तक एक बार फिर महाविनाश का बिगुल बच चुका है। 4 साल से युद्ध विराम की चादर ने यमन की आग को ढक रखा था, लेकिन वो अब पूरी तरह हट गई। सऊदी अरब और ईरानी प्रॉक्सी के हूती लड़ाकों के बीच आर पार की जंग का खौफनाक अध्याय शुरू हो चुका है, जिसमें सऊदी अरब अब जगहों पर हमले करेगा, उन जगहों पर जहां हूती का वर्चस्व है। साथ ही हूती के लाल सागर नेटवर्क को ध्वस्त करेगा, जिससे हूती फिर सऊदी अरब पर हमले न कर पाए। लेकिन सऊदी सैनिकों के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कि वो कैसे हूती के ठिकानों तक पहुंचे, क्योंकि हूती के ठिकाने खुफिया जगहों पर। स्पेन का मैड्रिड शहर आग से सबसे अधिक प्रभावित है। आग की वजह से 70,000 लोगों को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा है। आग का धुआं अब सेंट्रल मैड्रिड की सड़कों तक पहुंच गया है।